गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपको बताया जाएगा क्लास 10th के जो चैप्टर हमारा चल रहा था 4 और जिसका नाम था काम आराम और जीवन। कल हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमने आपको बताया था। कल हमने आपको ये भी बताया था कि कल हम आपको बताएंगे मुंबई माया नगरी और सिनेमा घर के बारे में और सिनेमा पुरी के बारे में। तो देखिए, मुंबई बॉम्बे को सपनों का शहर क्यों कहा जाता है या माया नगरी क्यों कहा जाता है। तो डेफिनेशन के माध्यम से यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है सरल शब्दों में। भीड़ और कठिन जीवन के बाद मुंबई को सपनों का नगर या मायापुरी या माया नगर कहा जाता था। वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और यह भारत की पहली चलचित्र मूवी थी। यह भारत की पहली चलचित्र फिल्म थी। 1925 तक मुंबई था जो कि भारत का एक फिल्म राजधानी का अड्डा बन चुका था और इसे बॉलीवुड नाम से संज्ञा दी गई। तो यहाँ कई प्रकार के नाटककार, कवि, गायक, कलाकार, निर्माता, निर्देशक आदि प्रकार के विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं निकल के सामने आई, जिसके प्रति आकर्षित हुए। ये सभी इन फिल्मों के प्रति आकर्षित हुए। अधिकांश लोग लाहौर, मद्रास और कलकत्ता से थे। आदि स्थानों से आए या फिर आदि स्थानों से प्रवास किया, जिसके कारण ही फिल्म उद्योग को एक नया राष्ट्रीय स्वरूप तैयार हुआ या एक नया राष्ट्रीय स्वरूप मिला। इनमें अगर हम बात करें, दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे। इस्मत चुगताई और आदत हसन मंटो जैसे कलाकार सामने आए। तो जो माया नगरी थी वहाँ से कलाकार निकल के गए और उन्होंने अपने स्थानीय क्षेत्रों में जाके अपने अपने स्थानों में उस कला का व्याख्यान किया और अपनी कला को निखारा, जिससे कि आज के समय में विभिन्न प्रकार के राज्यों में जैसे कि बिहार भोजपुरी फिल्म मूवी, दक्षिण भारत की मूवी, तो इस मुंबई माया नगरी से, इस सिनेमा हॉल से निकलकर, इस फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर लोगों ने अपने अपने राज्यों में जाकर अपनी अपनी प्रतिभाओं को निखारा और अपने प्रकार से उनको संचालित किया। एक बार फिर से हम डिफाइन करेंगे, मुंबई बॉम्बे को सपनों का शहर क्यों कहा गया। भीड़ और कठिन जीवन के बाद बॉम्बे को सपनों का या फिर मायापुरी या फिर माया नगरी के नाम से जाना जाता था या जाना भी जाता है। वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना पहला कदम रखा। यह भारत की पहली चलचित्र फिल्म थी। 1925 तक मुंबई भारत की फिल्म राजधानी का अड्डा बन गया था। तो यहाँ कई प्रकार के नाटककार, कवि, गायक, कलाकार, निर्माता, निर्देशक इसके प्रति आकर्षित हुए और अधिकांश लोग जो थे वो कहाँ से आए थे। अधिकांश जो लोग थे वो यहाँ पर लाहौर, मद्रास और कलकत्ता से आए थे, आदि स्थानों से भी आए थे, जिसके कारण फिल्म उद्योग का एक ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप तैयार हुआ जिससे कि देश को एक अलग पहचान मिली और मुंबई एक माया नगरी के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि अब लोग मूवी बनाने के लिए, जो भी कला सीखने के लिए कहाँ पर आते थे, मुंबई जाते थे। तो इनमें से दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको बताया। ये था सपनों का शहर, क्योंकि सपनों का शहर इसलिए कहा गया था, जो भी प्रतिभाएं ग्रामीण स्तर पर थीं या जो क्षेत्रीय स्तर पर थीं, उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और मुंबई एक ऐसा प्रमुख स्थान था जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उनके जो भी साधन थे वो वहाँ पर उपलब्ध थे। तो ये था माया नगरी। आगे हम बात करेंगे गार्डन सिटी के बारे में, आवासीय प्रवास के बारे में या आवासीय घरों के बारे में। यदि आगे की बात करें गार्डन सिटी या हरित पट्टी की, तो इसकी जो अवधारणा थी वो एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की या फिर हरित पट्टी की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा था जहाँ पर पेड़ पौधों की भरमार हो, जहाँ पर लोग भी रहते हों और काम भी करते हों, ऐसी सिटी को गार्डन सिटी या हरित पट्टी के नाम दिया गया। लेकिन आगे क्या किया गया, रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने क्या किया,
इसी गार्डन सिटी का नाम बदलकर या नाम इसी के नाम पर अर्जविक नाम से एक डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया। किसने? एक बार फिर से देख लीजिएगा गार्डन सिटी या फिर हरित पट्टी के बारे में। वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा दी। उन्होंने कहा जहाँ पेड़ पौधों की भरमार हो, जहाँ लोग रहते हों और काम भी करते हों। अर्थात इनके कहने का मतलब था या इनकी जो अवधारणा थी वो बगीचा बनाने की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? एबेनेजर हावर्ड ने बगीचा बनाने की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। यही था गार्डन सिटी या फिर हरित पट्टी। अब इसको जो डिजाइन दिया था और उसका नाम क्या रखा गया था और किसने दिया था, इसके बारे में जानकारी कर लेंगे हम लोग। रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने गार्डन सिटी का न्यू अर्जविक नाम से एक डिज़ाइन बनाकर तैयार किया था। आगे अगर हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के मुख्य बिंदु की, जो कि आज भी और पिछला जो वर्तमान समय है, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है या जो भूतकाल बीत चुका है, जो पिछला समय बीत चुका है और आने वाले भविष्य की चिंताओं को करते हुए और भूतकाल की समस्याओं को देखते हुए और वर्तमान स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए क्या किया गया? बगीचे की स्थापना की गई। आज भी हम लोग देखते होंगे कहीं हम लोग वृक्षारोपण करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर या फिर अन्य मौसमों पर, वन महोत्सव पर हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। तो क्या ऐसे कारण हुए, क्या ऐसे इफ़ेक्ट हुए जिनकी वजह से समस्याएं, लोगों को बीमारियां घेरने लगीं और लोगों में आपसी विखंडन होने लगा, लोग शहरों की तरफ भागने लगे और शहरों में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। वो यहाँ पर हम आपको अभी डिफाइन करेंगे। जैसे कि अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उसके आगे का टॉपिक है जहाँ शहर फैले हुए हैं वहाँ पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हानि पहुँची है। अर्थात जहाँ पर भी जनसंख्या का अत्यधिक मात्रा में या फिर कह सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी को अत्यधिक हानि पहुँचती है। वो किस कारण, तो हम बताएंगे इस यहाँ पर। देखिए जहाँ पर जनसंख्या या फिर जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है और जहाँ पर शहर फैले होते हैं तो वहाँ पर कारखानों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी, रहने के लिए मकान की आवश्यकता पड़ेगी, आदि विभिन्न प्रकार की जो मानवीय आवश्यकताएं परिपूर्ण हैं, जो भी मानवीय आवश्यकताएं हमारे लिए हैं उनको संचालित करने के लिए हमें भूमि के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। और भूमि के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे जो भी प्राकृतिक आयाम होते हैं उनको काट छांट कर उनका प्रयोग करते हैं। और जब फॉर एग्जाम्पल पर ले लें, एक वन वाला क्षेत्र है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कितने कारण हो सकते हैं। वन वाले क्षेत्र पर हम लोग सर्वप्रथम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्योग स्थापित करेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। और उद्योग कहाँ पर होंगे? उद्योग हमारे होंगे कहाँ पर? मैदानों पर। अब मैदान कहाँ से आएंगे? जब हमने बताया कि पारिस्थितिकी को हानि होती है तो मैदान आएंगे कहाँ से? इन्हीं वनों को काटा छाटा जाएगा तो वहाँ पर हम लोग अपने उद्योग अर्थात उस भूमि पर हम लोग उद्योग डालेंगे। और उन क्षेत्रों में भी अब मकान की आवास की आवश्यकता पड़ती है और आवास की आवश्यकता को दूर करने के लिए इन्हीं वनों पर हम बनाते हैं या इसी भूमि पर हम लोग बनाते हैं अपने मकान। और जब मकान बना के स्टार्ट करते हैं तो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कम हानि होती है। लेकिन जब यही मकान की संख्या मकानों में अर्थात एक परिवार से परिवारों की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ती चली जाती है, अर्थात पूरा परिवेश प्रदूषित होता चला जाता है, तो हम लोग इन्हीं पर्यावरण, जो पर्यावरण शुद्ध होता है उसको हम लोग पर्यावरण प्रदूषण में एक संज्ञा देते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। और इसी हेडिंग की अंदर की बात आपको बताएं, जब ये सारे इफ़ेक्ट यहाँ पर उत्पन्न होंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें हवा और पानी, जो भी दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये कहीं ना कहीं ये दोनों तत्व इससे प्रभावित होंगे। जब ये दोनों तत्व प्रभावित होंगे अर्थात इनमें कमी आएगी या हवा प्रदूषित होगी
तो क्या किया जाएगा, जो मानव जीवन होगा वो बीमार अवस्था में या संतुलित अवस्था में नहीं रह पाएगा, और यहाँ पे जो भी जलवायु की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, आदि प्रकार की विभिन्न समस्याएं हमारे सामने निकल के आती हैं। अगर इसी टॉपिक की अगर बात करें तो हम लोग ले लें इंग्लैंड का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। इंग्लैंड में क्या किया गया, 19वीं शताब्दी के दौरान घरों और कारखानों को कोयले के बड़े पैमाने पर उपयोग से गंभीर समस्याएं पैदा होने लगी। अब क्या किया गया, जो भी खानें थीं वहाँ की, कोयले की खान, हमने इंग्लैंड का उदाहरण लिया है, कोयले की खान में तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगी। यहाँ पर लीड्स, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहरों में कारखानों की सैकड़ों चिमनियाँ बहुत ही अधिक काला धुआं फेंकती रहती थीं, जिनकी वजह से अभी हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था, चिमनियों से निकलने वाला धुआं जब इन मकानों के ऊपर जम जाएगा, अत्यधिक मात्रा में निकलता था जो धुआं, तो वो वायु में मिश्रित होगा। जब वायु में मिश्रित होगा तो हवाएं जब पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण या फिर पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगी, अर्थात स्थल से समुद्र की ओर, समुद्रों से स्थल की ओर, तो वो हवाएं हमारी श्वसन क्रिया में भी आती हैं। जब श्वसन क्रिया में आएंगी तो वो चीज़ें हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी। जब शरीर में प्रवेश करेंगी तो वो चीज़ें हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे। जब शरीर को प्रभावित करेंगी तो हमारे यहाँ पर जहाँ पर शहर फैले हुए हैं वहाँ पर पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हानि पहुँचती है। और हानि जब तक हम लोग पर्यावरण को और पारिस्थितिकी को संतुलित अवस्था में नहीं रखेंगे तब तक ये सारी समस्याएं और उत्पन्न होती रहेंगी। तो ये था आज का टॉपिक। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो अगला लेसन लेकर आएंगे, काम, आराम और जीवन। ये जो भी सारी क्रियाएं की गई हैं ये सब व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का मतलब होता है काम करना, और आराम का मतलब होता है जब उन्हीं अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जब काम करता है, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो क्रियाएँ करता है, जैसे कि मकान बनाना, तो ये वो अपनी आराम के लिए करता है। अर्थात जब जीवन की बात आती है, काम, आराम हमने बता दिया, जीवन के जब बारे में बात आती है तो उसकी जो मानवीय वायुदशाएं हैं, उसका रहन सहन है, वो किस तरीके से चलाता है, तो अपना जीवन स्तर उच्च करने के लिए, अपनी शैक्षिक विधाओं को सुदृढ़ करने के लिए, चिकित्सा सुविधाओं को अच्छा करने के लिए वो इन सारी क्रियाओं को करता है। तो ये था काम, आराम और जीवन। अगले चैप्टर में हम आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।